हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए एमएस एक्सेल का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल का होम टैब जो रहता है उससे संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी प्रैक्टिकल के साथ। तो बने रहिए आज की क्लास में। एमएस एक्सेल में आपका जो मेन्यू बार होता है, ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा मेन्यू बार का है, जिसमें टोटल 7 मेन्यू होता है। तो आपको याद रखना है, मेन्यू भी कहते हैं और आपको इसको टैब भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, यदि ऑब्जेक्टिव पूछना रहेगा तो टोटल एमएस एक्सेल में कितना मेन्यू होता है, तो 7 मेन्यू होता है। प्रत्येक मेन्यू का अपना एक सब मेन्यू होता है। जहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने रेड कलर से एक रिबन वाला एरिया जो बनाया है इधर, ऐसे जो है आपका ये मेरा रिबन एरिया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं उसका सब मेन्यू जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। तो यदि हम बात करें कि होम में कितने और उसके सब ग्रुप होते हैं उसके, या फिर उसको ग्रुप कहें, तो टोटल 7 ग्रुप आपको दिख रहा होगा। मैंने नंबरिंग भी कर दिया है। पहला वाला सेक्शन आपका क्लिपबोर्ड का है, दूसरा आपका फंड का है, तीसरा आपका अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है और एडिटिंग है। प्रत्येक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं, प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब आप एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका कौन सा टैब जो है खुला हुआ रहता है। तो इसके लिए हमारा क्या है ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है आपका होम टैब खुला मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट की, कि मान लीजिए मैं होम मेन्यू पे काम कर रहा हूँ और होम मेन्यू में जितने भी उसके ग्रुप हैं उससे संबंधित सभी को क्या करना है, मुझे हाईलाइट करना है, या उसके लिए क्या करना है, उसके जितने भी शॉर्टकट की उसको आपको क्या करना है, एक्टिव करना है। तो आप एक सिंगल बटन Alt+H दबाएंगे तो जैसे दिख पा रहा होगा, जितने भी आपका ग्रुप है उससे संबंधित शॉर्टकट आपके सामने हाईलाइट हो गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको, मुझे एक उदाहरण लेते हैं, कट करना है। तो देखिए वहाँ पे आपका एक्स दिख रहा होगा, तो आप जैसे ही एक्स दबाएंगे उस सेल में चले जाएगा जिस सेल को आप उस टाइम पे आप सेलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, फिर वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको कट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप करके एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो है ग्रुप है वो हमारा क्लिपबोर्ड है। पहला ग्रुप हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड में आपको देखिए इस प्रकार से 4 काम आप यहाँ से कर सकते हैं। एक होता है हमारा कट, Ctrl+X, कॉपी, Ctrl+C, पेस्ट, Ctrl+, ये देखिए कट के लिए X, कॉपी के लिए C, पेस्ट के लिए आपका V, और जो फॉर्मेट पेंटर होता है चौथा ऑप्शन, उसको मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए कि जो जो क्लिपबोर्ड होता है वो हमारा एक प्रकार का अस्थायी स्टोरेज होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने किसी भी ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यदि आप उसको कट करें या कॉपी करें, जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर देते हैं तब तक वो कहीं ना कहीं वर्चुअल स्टोर रहता है। आप पेस्ट करते हैं तभी उस जगह में वो क्या होता है, प्रदर्शित होता है। उससे पहले कहाँ रहता है, तो क्लिपबोर्ड में रहता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अस्थायी स्टोरेज। देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप ABC ऑप्शन देके नहीं बता रहा हूँ आपको, क्या उसमें क्या होता है, फिर एक प्रकार से वो रटवाने जैसा स्थिति हो जाता है। आप यहाँ पे समझते चलिए, पूछ देगा किस प्रकार के स्टोरेज है, स्थायी है, अस्थायी है, या XYZ जो भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपका स्थायी होता है। तो कॉपी या कट करने के बाद पेस्ट होने से पहले तक डेटा कहाँ रहता है, तो क्लिपबोर्ड में रहता है। ठीक है, या यदि आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाता है तब तक वो रहता है। मान लीजिए आप कॉपी करके छोड़ दीजिए, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं रहता कि 5 मिनट तक रहेगा, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक रहेगा। आप बंद कर देंगे डेटा गायब हो जाएगा। एक चीज़ और, तो क्या हम लोग अधिकतम कितना किसी डेटा को कट या कॉपी करके जो है क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं, तो इसके लिए भी एक लिमिट है। आप अधिकतम जो है 24 वस्तुओं को स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितना जो है आप डेटा को कट या कॉपी करके रख सकते हैं, तो वो है हमारा 24। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर की। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, देखिए यदि हम कट और कॉपी की बात करें तो वो टेक्स्ट को कॉपी करता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ से क्लिपबोर्ड को कॉपी करूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट को कॉपी किया है। यदि मैं कट कर देता तो एक क्लिपबोर्ड यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाता। ठीक है, बट फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है। देखिए इसका कलर अलग है थोड़ा सा, इसका फंट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे ऐसे इसको भी लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करूँगा और फिर मेरे सामने ऐसा एक ब्रश टाइप का आ जाएगा, उसको मैं ले जाके इस क्लिपबोर्ड को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा जो है, जो सेकंड वाला क्लिपबोर्ड है वो भी हमारा, इसका कलर भी
सेम, और इसका फंड जो भी होगा वो भी फंड वही हो जाएगा, और इसका साइज भी सेम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यदि किसी दूसरे को उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी तो फॉर्मेट पेंटर को एक बार प्रेस करिए, लेकिन एक बार फॉर्मेट पेंटर को इनेबल करके 4-5 जगह पे जहाँ जहाँ पे क्लिपबोर्ड मान लीजिए इसको भी वैसी करना है, इसको भी वैसी करना है, इसको भी 3-4 बार करना है, तो आपको कम से कम इसको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है क्या? पूछ देता है फॉर्मेट पेंटर को एक बार इनेबल, एक बार ही यूज़ करना है तो कितने बार क्लिक करेंगे? एक बार। मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो कितने बार? आपको 2 बार फॉर्मेट पेंटर को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका फंड दिया हुआ है, सेकेंड है हमारा ग्रुप में फंड। तो देखिए फंड, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया कैलिबरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंड आप यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है कैलिबरी बॉडी। क्या होता है हमारा? कैलिबरी बॉडी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है? सेकंड क्वेश्चन, तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है 11 आपका। ठीक है, कुछ में जो है कुछ वर्जन में आपका टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज रहता है। तो ऑप्शन में यदि कैलिबरी बॉडी दिया रहेगा तो टाइम्स रोमन नहीं दिया रहेगा, या दोनों देगा, तो आंसर में आपको दोनों का ऑप्शन दिया रहेगा। साइज 11-12 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अधिकतम फंड साइज कितना रह सकता है और मिनिमम कितना रह सकता है। तो कम से कम 8 और अधिकतम 72 तक का साइज आपका फंड का जो साइज रहता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, यदि आपको ये वाला जो आपको मेनू दिख रहा है, इसको यदि आपको इनेबल करना है, ये फंड के लिए हमारा जो फॉर्मेट सेल होता है उसके अंतर्गत हमको फंड पे काम करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Ctrl+Shift+ आप F दबा लीजिए। आपके सामने ये फंड से संबंधित जो भी जानकारी है, उसका फंड, उसका स्टाइल आपको देखिए टोटल 4 प्रकार का होता है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये उसका साइज है, ये उसका कलर है। हाँ, इसी में देखिए आपका अंडरलाइन है कि आप अंडरलाइन, तो देखिए अंडरलाइन भी भाई देखिए 1 होता है और ये डबल अंडरलाइन भी होता है। ठीक है, तो आपको सिंगल अंडरलाइन करना है तो 1 कर दीजिए, नहीं करना है तो यहाँ पे नल लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने नल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी अंडरलाइन नन है, आप इसको 1-2 अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी में देखिए अभी तो हमने सिर्फ फंड और फंड का यहाँ पे साइज़ की बात की। अब आगे देखते हैं, इसी में फंड में ही आपका क्या रहता है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसको आपको बोल्ड करना है तो Ctrl+B करिए, उसको इटैलिक करना है उसका स्टाइल को तो Ctrl+I करिए, अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U कर लीजिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपका ये दिख रहा है क्या? ये रहता है आपका बॉर्डर बनाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, एक्सेल में आपको ऐसे एक्सेल आप लोगों ने यदि देखा हुआ है तो आपका जो एक्सेल है उसमें आपका ऐसा टेबल बना रहता है। आप यदि नॉर्मल ऐसे देखेंगे तो आपको टेबल के फॉर्म में रहता है, बट इसका आप यदि एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा, आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो बॉर्डर बना रहता है वो सिर्फ वहाँ पे ऐसे दिखता है, बट प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पे वो गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करें यहाँ पे जैसे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे दिखेगा, यहाँ से आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसी आपका बॉर्डर या जो मार्जिन बना हुआ मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यहाँ जाइए और आप क्या कर लीजिए, इसको ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। किसको कर लीजिए? ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा, बॉर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। एक आपका से दिख रहा होगा कि जैसे देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए इसको ऐसे, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये क्या करता है, सेल के जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है उसको फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए उसमें अगर आप, मैं ऐसे ही बोलूँ तो वो एक जैसे कि कलर वाला जो बाल्टी रहता है ना, बकेट रहता है, उस टाइप का दिख रहा है, वो क्या करता है, बैकग्राउंड को फिल करने के लिए रहता है। और ये क्या रहता है आपका, फंड को कलर करने के लिए। चलिए देखते हैं, ये देखिए मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे देखिए जो आपका सेकंड और थर्ड वाला कॉलम है, या सॉरी रो है, उसको मैंने किसकी मदद से, ये फंड का कलर से मैंने देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको फंड कलर चेंज हुआ है। लेकिन जो पहला वाला हमारा रो है उसमें मैंने देखिए यहाँ से क्या कर दिया, कलर को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आपको देखिएगा 10 11 और जो 12 है उसका जो पीछे वाला एरिया बैकग्राउंड उसको मैंने फिल कर देते हैं। ये हमारा फिल कलर का रहता है और ये वाला हमारा फंड कलर के लिए रहता है। ठीक है क्या? और आपको ऊपर में जो जो 2 दिख रहा है आपका, ऐसे ए लिखा हुआ है और ऐसे अप डायरेक्शन बना हुआ है, और एक ऐसा छोटा स्मॉल बना हुआ और ऐसे डाउन डायरेक्शन है। तो ये क्या करता है, आप भी जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, Ctrl+B को, अब मैं यदि इस बटन को क्लिक करूँगा तो इसका जो फंड का साइज है वैसे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और यदि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, मतलब साइज कम करने के लिए और ये साइज को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है क्या? ये हमारा अप डाउन डायरेक्शन में जो बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या अलाइनमेंट का है। तो हमारा अलाइनमेंट में यहाँ पे देखिएगा, आपको जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए, वर्ड में मैंने आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 तरीके का बताया था, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई।
यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप, यहाँ अलाइनमेंट अलग होता है। यहाँ पे अलाइनमेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। फिर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंतर्गत आपका लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई अलग होता है। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाए अलाइनमेंट तो दो ही प्रकार का होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है आपका वर्टिकल। पहला पॉइंट में देखिए, एक बार क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट ऐसी ही कि मान लीजिए आप MS एक्सेल में अल्फ़ाबेट मतलब A से Z मतलब कुछ शब्द लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं जिसमें आप अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ये गुड लिखा हुआ है पहले में, तो इसमें देखिए गुड कैसे है हमारा, ये हमारा जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है और साथ साथ ये बॉटम से ऐसे बॉटम को टच कर रहा है। ये देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जैसे ये सेल है, ये आपका एक सेल है। तो जो पैराग्राफ अलाइनमेंट, जैसे ये देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ये हमारा जो है ऐसा लेफ्ट से शुरू हुआ है, ये मेरा ऐसे सेंटर में है, ये मेरा ऐसे राइट से आ रहा है, ठीक है। ये वाला मेरा आप देख पाएंगे ये मेरे टॉप में ऐसे टॉप को टच कर रहा है, आर जो है वो मिड में है और यू जो है मेरा वो बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है टॉप, सेंटर, बॉटम के लिए। और ये जो नीचे का ये जो 3 है मेरा, वो है मेरा लेफ्ट, सेंटर और राइट के लिए, ठीक है क्या। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जैसे गुड है, मॉर्निंग, ऐसे जिसमें आप अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट, मतलब बॉटम को टच करेगा और लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन उसी प्रकार यदि मान लीजिए अब मैं ऐसा 12 लिखता हूँ या कोई डिजिट वाला जैसे 12 लिखूँगा, तो वो राइट से स्टार्ट होगा, राइट अलाइनमेंट रहेगा और बॉटम रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, आप इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। अब इसी में देखिए अलाइनमेंट के अंतर्गत ही सेल डेटा के लिए आता है आपका, सेल डेटा का ओरिएंटेशन के लिए। देखिए ये देखिए ये वाला एरिया मेरा ओरिएंटेशन का है। तो आप देखेंगे जैसे कि नॉर्मली जैसे ये देखिए हमारा ऐसा गुड लिखा हुआ है। अब इस गुड का आप क्या ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। देखिए ओरिएंटेशन कैसा करना चाहते हैं आप, इधर से ऐसे टॉप टू डाउन कर रहे हैं, इसमें देखिए बॉटम टू टॉप कर रहे हैं, इसमें देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल टेक्स्ट कहते हैं। देखिए ये क्या कहलाता है हमारा, वर्टिकल टेक्स्ट कहलाता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है, ये मेरा वर्टिकल टेक्स्ट है। ये टॉप बॉटम टू टॉप है, ये टॉप टू बॉटम है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रकार के आपका जो है ओरिएंटेशन होता है उसको मैंने यहाँ पे प्रदर्शित भी कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक घड़ी बनाया हुआ है, ऐसा फॉर्मेट बना रहता है डिग्री के लिए। तो आप क्या करिए, टेक्स्ट को जैसे अभी देखिए 0 डिग्री पे दिख रहा है, क्या ये 0 डिग्री पे है। जैसे आप इसको यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जब जैसे ही 45 डिग्री पे आएगा आपका जो टेक्स्ट है ऐसे, मतलब आपका जो नॉर्मल लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको आप कैसे रोटेट करना चाहते हैं, किस दिशा में रोटेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। अब बात कर लेते हैं इसी में ही अलाइनमेंट के अंतर्गत आपका ये वाला ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट बोलते हैं। देखिए आप जब ऐसे सेल में लिखते हैं तो आप मैंने अभी क्या कहा कि यदि आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने गुड लिखा हुआ, ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से रहेगा और आपका कहाँ रहेगा, बॉटम में रहेगा। अब मान लीजिए ये देखिए अभी लेफ्ट मार्जिन को छू रहा है, इधर राइट मार्जिन में भी काफ़ी स्पेस खाली है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए अपना राइट तरफ ऐसा डायरेक्शन बना हुआ ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये एक मार्जिन में थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तब ये गुड जो है अभी मार्जिन से सटा हुआ था, ये कैसा हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा उस लेफ्ट मार्जिन से हट के थोड़ा सा अब यहाँ से ऐसे गुड लिखा हुआ मिलेगा। फिर ऐसे मतलब इस दिशा में आपका मार्जिन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। वैसे लेफ्ट के लिए करना है तब क्या करेगा, मार्जिन इस तरफ ऐसे आएगा, ठीक है क्या। तो क्या करना, मार्जिन और जो टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स सेल के अंदर उसके बीच में क्या करते हैं, मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट को आपको व्रैप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में बनता है कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है वो आपको ऐसे प्रदर्शित हो रहा है कि वो 2-3 सेल में लिखा हुआ है, आप उसको क्या करना है, एक ही जगह करना है। व्रैप करना मतलब क्या होता है, उसको क्या करना है, लपेटना होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप उदाहरण से समझने का कोशिश करिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लिखा हुआ है। एक्चुअल में वो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सेल में लिखा हुआ है, कि B1 में है कि C1 में कि D1 में, इसलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस को हाईलाइट किया है। वो B1 में लिखा हुआ है, चूँकि मैंने उसको जो सेल है उसको बाय डिफ़ॉल्ट छोटा साइज में था, बट वहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट काफ़ी बड़ा था, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो वो आपका 3 सेल को ऐसे ऐसा लग रहा है कि वो 3 सेल से जुड़ा हुआ है, वो 3 सेल में ही लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप यहाँ पे उसको व्रैप कर दीजिए, एक ही साथ रख दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये हमारा व्रैप टेक्स्ट का है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ कैसे होगा, मैंने स्नैपशॉट लगाना मैं भूल गया हूँ। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही व्रैप टेक्स्ट को इधर वाला ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा,
रहेगा उसी में ही, B1 में ही रहेगा। ये कहाँ रहेगा? B1 में ही। बट कैसे लिखा जाएगा? ऐसे गुड यहाँ लिखाएगा, यहाँ पे ऐसे मॉर्निंग लिखाएगा और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट लिखाएगा। मैंने थ्योरी में वही चीज़ लिखा हुआ है कि आप मान लीजिए एक सेल में बहुत सारे आपका जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है और सभी के सभी को आप क्या करना चाहते हैं? एक ही सेल में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए? wrap टेक्स्ट कमांड का यूज़ कर लीजिए। ठीक है क्या? पहले आपका ये देखिए ये पूरा एरिया को ऐसे कवर कर रहा था, बट जैसे ही आप wrap टेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा? गुड यहाँ, मॉर्निंग यहाँ, स्टूडेंट, ऐसे एक ही सेल में वो सब जितने भी टेक्स्ट रहेगा उसको एक साथ ले आएगा। आपको wrap टेक्स्ट वाला ऑप्शन को यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मर्ज एंड सेंटर वाला। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर क्या होता मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं सेम उदाहरण को ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जो है मेरा वो B1 एड्रेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? B1 एड्रेस में रखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, वो दिख रहा है, देखिए देखने से विजिबल ऐसे लगेगा कि वो B1 में है, C1 में, D1 में, तीनों को मिला के, बट ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसा B, C और D है। तो अब मैं क्या करूँगा? इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और इसको बना दूंगा एक सिंगल, ये बन जाएगा मेरा B1 ही बन जाएगा। मैंने इसको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ये हमारा इधर ये जो दो सेल था उसको मैंने आपस इसी में इसको मिला लिया। ठीक है, तो मर्ज करना मतलब क्या है? दो या दो से अधिक सेल को यदि आपस में मिला दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? मर्ज एंड मर्ज कर देना। और जो भी लिखा हुआ था वो मेरा वहाँ पे सेंटर में प्रदर्शित होता है, इसीलिए उसको मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर वाला हमारा रहता है। तो नंबर में क्या, देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहता है। मैंने यहाँ पे क्या कौन कौन सा ऑप्शन रहता है यहाँ पे लिख दिया है। जनरली ऐसा लिखा जाता है और उसका जो नंबर के फॉर्मेट में करने से व्यू ऐसा रहेगा। थर्ड वाला देखिए ये मेरा आपका कौन कौन से, यहाँ पे जब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप कर्सर पे ध्यान दीजिए तो आप देखिए जैसे जनरल लिखा हुआ है, इसी में आपका क्या हो जाएगा? आपका नंबर आएगा, इसी में आपका अकाउंटिंग आएगा, शॉर्ट, लॉन्ग, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और ये कॉमा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कोई भी आप जैसे बॉक्स में आप ये देखिए मेरा एक सेल है। अब उस सेल में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसमें आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर जो नंबर वाला इसका जो ग्रुप है उसका उस पर आपको काम करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन समझिए नंबर 6 को जनरली ऐसे लिखा जाता है, बट यदि इसको आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.22। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग करना पड़ता है कि आपको दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट करके रखे, इसलिए 6.00 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन देखते हैं करेंसी का। करेंसी मतलब किसी भी कंट्री का जो, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ है और अपने यहाँ यूएसए में जैसे डॉलर चलता है, तो आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं? करेंसी के फॉर्मेट लिखना चाहते हैं। देखिए जनरली मैंने 6 लिखा हुआ है और यदि मैं जैसी करेंसी का ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, करेंसी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो आपके सामने ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे डॉलर आ जाएगा। ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? उसी प्रकार से अकाउंटिंग में देखिए, तो देखिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि करेंसी और अकाउंटिंग में दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो दोनों में आपको जो है डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। देख रहे पा रहे होंगे आप कि इसमें जो डॉलर का जो साइन है करेंसी में, वो आपका जो वैल्यू है उसी के जस्ट पहले लिखा हुआ है। जबकि अकाउंटिंग वाले केस में देखिए आपका जो ये देखिए ऐसा है, डॉलर है और आपका 6.00 ये करेंसी में होता है। बट 6.00 आप अकाउंटिंग करेंगे तो डॉलर मतलब जो सिंबल है आपका करेंसी का वो और आपका जो वैल्यू है उसके बीच में आपको अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिल रहा होगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि करेंसी और अकाउंटिंग में क्या होता है। मान लीजिए मैं ₹0 लिखता हूँ या $0 लिखता हूँ तो वो ऐसे प्रदर्शित होगा। जबकि अकाउंटिंग के केस में अगर आप 0 लिखते हैं तो वहाँ पे वो हाइफन का प्रयोग करता है, वहाँ पे ना ही डॉलर लगेगा ना ही 0 लिखाएगा। तो उम्मीद है आपको करेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझ में आएगा। उसी प्रकार से देखिए यदि आप डेट लिखते हैं शॉर्ट डेट में तो सिर्फ आपका वैल्यू प्रदर्शित होगा। लॉन्ग डेट करेंगे तो आज का डे, आज का डेट और आपका ईयर के साथ कंप्लीट दिखाई देगा। टाइम की बात करें तो क्या हो, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा था तो वो 12 AM लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपना जो है रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। यहाँ पे यदि मैं 24 करता तो वो PM हो जाता। ठीक है, मैं 15 करता तो वो 3 PM ऐसे प्रदर्शित होता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा परसेंट। मान लीजिए मैंने वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, तो वो परसेंट के रूप में कैसे कन्वर्ट कर दिया उसको? 600.00 ऐसे परसेंट मतलब 100 पर, तो आप बटे में 100 लिखोगे तो कुल मिला के वैल्यू आपकी 6 ही आ जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में देखिए आपको मैंने उदाहरण के लिए लिखा था 0.5, तो इसको आपको दशमलव के रूप में नहीं लिखना, बटे के रूप में, तो आप इसको आधा लिख सकते हो। आधा मतलब 1/2। वैसे ही साइंटिफिक में देखिए, साइंटिफिक में आप जैसे 1000 को लिखेंगे तो 1000 ऐसे नहीं लिखता है, वो कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। जैसे आपको दिख पा रहा हो ये इस फॉर्मेट में आपका लिखेगा। जैसे आप 1000 के बाद जैसे आप एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 1.00E जो लिखा हुआ वो प्लस यहाँ पे देखिए कितना एक आपका ऐसे बढ़ जाएगा ये। ठीक है क्या? लास्ट में कॉमा के रूप में हम जैसे 1000 लिखते हैं तो ऐसे 1000 को ऐसे लिख दें, ये तो हमारा जनरल हो गया। बट अगर हम ऐसे लिखें कॉमा के रूप में तो ऐसे 1000 ये ऐसे, तो ये कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ये नंबर का है।
ठीक है, इसको आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं स्टाइल की। तो देखिए टोटल जो है आपके पास 3 स्टाइल दिख रहा होगा। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, एक फॉर्मेट टेबल होता है और एक सेल होता है। तो आप जब सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए टेबल के आधार पर, सेल के आधार पर और कंडीशन के आधार पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए, ये देखिए मैंने एक वैल्यू लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने पास एक नॉर्मल ऐसा वैल्यू लिखा हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना हुआ था। अब मैं इसमें देखिए, ये फॉर्मेट इस टेबल में से आप, ये हमारा एक टेम्पलेट बना हुआ रहता है। आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो इसको जो है ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, कलरफुल। यदि आपको चाहिए, आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें से किसी एक को भी ऐसे पिक कर लीजिए, उसको मैं उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा। उसी प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए देखिए मैं नॉर्मल वैल्यू ऐसे लिखा हुआ था। अब उसमें से मैं क्या करना, मेरे पास अलग अलग स्टाइल का टेम्पलेट बना हुआ रहता है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो वैल्यू उसी फॉर्मेट में दिखेगा। आप इसमें से किसी भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सेल का स्टाइल बदल जाएगा। तो ये टेम्पलेट रहता है, टेबल के लिए भी टेम्पलेट रहता है, तो टेबल से उठा लीजिए। सेल आपका स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरा यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेम्पलेट से उठा के अपना जो सेल का व्यू है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड एंड लास्ट रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के आधार पर यूज़र मैनुअली करता है। जैसे आप देखेंगे रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, मार्कशीट वगैरह बनाना है, तो मान लीजिए आपने कंडीशन लगाया कि जिस स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो 33 से कम आए, उसको फेल करना है, और जो फेल हो रहा है उसको अलग से आपको क्या करना है, रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हाईलाइट करते हैं कुछ नियम के आधार पर। इसमें डेटा बार रहता है, इसमें कलर स्केल रहता है, इसमें आप चाहे तो आप आइकन भी सेट कर सकते हैं। यूज़र चाहे तो अपने हिसाब से कुछ रोल भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए न्यू रूल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका क्या कर सकते हैं, जो नियम बने उसको क्लियर भी कर सकते हैं, और जो रूल बनाए हैं उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। चलिए इस उदाहरण को समझा रहा हूँ मैं। ये देखिए मैंने 3x3 का एक टेबल लिया हुआ है, जिसमें मैंने सेलेक्ट किया इस वाले, ऐसे मैंने ऐसे कर्सर से इसको सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे हाईलाइट में गया और मैंने एक नियम लगा दिया। देखिए इसके अंतर्गत नियम क्या रहता है, ग्रेटर देन के आधार पर, मतलब बड़े वैल्यू के आधार पर, छोटे वैल्यू के आधार पर, बिटवीन के आधार पर, बीच के आधार पर, और एग्जैक्ट वैल्यू के आधार पर। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इधर, इस जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कि उस टेबल के कलर को, बैकग्राउंड कलर को रेड कर दीजिए, फिल कर दीजिए, जिसकी वैल्यू 6 से ग्रेटर है। ग्रेटर देन 6 कह दिया था मैंने, ग्रेटर देन 6 कह दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। उसी प्रकार से मैंने एक कंडीशन लगाया था यहाँ पे, देखिए 1 और 2 में, उस सेल की वैल्यू को मतलब फिल कर दीजिए येलो कलर से, जिसकी वैल्यू क्या हो, 3 से छोटी हो, 3 से क्या हो, लेस हो। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। वैसे ही 3 4 5 के लिए मैंने एक रेंज लगा दिया, बिटवीन का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, बिटवीन का, बिटवीन में बीच। आप बिटवीन क्या लगा दीजिए, 3 से लेके 5 तक जहाँ पे भी वैल्यू मिलेगा उसको आप क्या कर दीजिए, उसको ग्रीन कलर से ऐसे हाईलाइट कर दिए। और जो 6 के लिए मैंने कंडीशन लगाया था, क्या, एग्जैक्ट वैल्यू, जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैं 6 ही ढूंढ रहा हूँ, तो जहाँ पे भी मुझे 6 मिले उसको क्या कर दो आप उसका जो कलर है उसको क्या कर दो आप, येलो सॉरी ब्लू कर दो उसको, या येलो कर दो, जो भी आपको करना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र अपने कंडीशन के आधार पर उसका जो सेल है, जो टेबल है, उसके फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है, सेल्स है। तो देखिए अब आपका जो एक्सेल है वो तो ओवरऑल सेल पर ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि सेल से बनता है आपका रो कॉलम, और रो कॉलम मिलके हमारा क्या बनता है, एक्सेल शीट बनता है। अब यदि मान लीजिए आपको सेल इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट सेल कर लीजिए। सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें आप रो जोड़ सकते हैं, इसमें आप इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें शीट भी ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, और आप चाहे तो पूरा का पूरा एक शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इसमें से मुझे क्या, जैसे 1 2 3 4 देखिए 4 कॉलम है, मुझे सेकंड नंबर कॉलम की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। मैं पूरे कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक सेल को डिलीट कर सकता हूँ, रो को डिलीट करता हूँ, और मैं चाहूँ तो शीट को डिलीट कर सकता हूँ। नोट करने वाली बात है, जब भी आप किसी शीट को डिलीट करते हैं तो ये परमानेंट डिलीट होता है। एक बार डिलीट होने के बाद शीट को आप वापस नहीं ला सकते। कहने का तात्पर्य है, शीट को डिलीट करने के बाद आप Ctrl+Z अंडू बटन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नोट करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है आपका, देख लीजिए सेल के अंतर्गत आपका आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कॉलम का उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर शीट को हाइड करनी है, मुझे शो नहीं करना है, तो उसके लिए हाइड और अनहाइड का ऑप्शन रहता है। इसी प्रकार यदि आप शीट का नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं आप,
शीट को कॉपी कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी है। हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने शीट में किसी प्रकार का पासवर्ड डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट के यूज़ करके आप उसको जो है पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका एडिटिंग का। एडिटिंग की में आपका जो है, आपका देखिए ऑटो सम है, फिल है, सेंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो सम का। ऑटो सम में क्या होता है, देखिए एक्चुअली में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सम और ऑटो सम दोनों सेम है क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। सम के लिए अलग से एक फंक्शन है जो क्या करता है, दिए गए वैल्यू को जोड़ने का काम आता है। जैसे देखिए, मैं इस कॉलम का से लास्ट वाला जो कॉलम है उसको ऐसे हाईलाइट करूँ, बराबर करूँ, ऐसे सम करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, जैसे 789, ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं फंक्शन के अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैथ के लिए अलग है, टेक्स्ट के लिए अलग है, कंडीशनल, लॉजिकल, जितने भी सब क्लियर करूँगा। तो सम क्या करते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई सम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी कॉलम है, रो है या वैल्यू, उसको आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ऑटो सम नाम का एक अलग से बटन बना दिया गया है जिसमें कुछ आपके जो फंक्शन है उसको एक जगह पे स्टोर कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे देख पाएंगे, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्स करना है या मिनिमम करना है, तो उसके लिए आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे करना है इस सेल पे, तो आप क्या करिए, उसको बराबर का चिन्ह लगाइए, आप ऑटो सम बटन को क्लिक करिए, ये ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए आपको सम करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फंक्शन लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप इसके क्या करिए, ऐसे एड्रेस को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते ही आपको प्रदर्शित हो जाएगा। और आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना जाएगा, आपका आंसर जो भी रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो सम में क्या होता है, आपके पास ये जो ऑप्शन है ये सब आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको अलग से जाके उसके फंक्शन वगैरह को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा फिल कमांड। देखिए फिल कमांड क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 8 वाले वैल्यू को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है क्या, ये वाला जो मेरा वैल्यू है, ये देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, इसको ऐसे। अब मुझे क्या चाहिए, इसके जस्ट अबो कोई वैल्यू रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ 8 रिप्लेस हो जाए उसके अबो वाले वैल्यू से, मतलब ऊपर वाले वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, मतलब 8 के जगह मुझे 4 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 8 को सेलेक्ट करूँगा और ये डाउन वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी इस बटन के प्रयोग से। उसी प्रकार से आप जैसे ये 8 को सेलेक्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, राइट वाले को दबाइए। देखिए राइट मतलब ये लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, राइट पे। मतलब अभी 8 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इधर ऐसे करके शिफ्ट करेंगे तो ये 2 ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम यदि आप अप करेंगे, क्या करेंगे, अप करेंगे, तो 8 को सेलेक्ट करने के बाद अब आप करेंगे तो जो 6 है जो उसके नीचे है उसको वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी। मतलब यहाँ पे 8 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 6 से। और उसी प्रकार से यदि आप लेफ़्ट का यूज़ करेंगे तो जो लेफ़्ट की जो वैल्यू है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर इससे उसी से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्लियर का। अब देखिए मैंने कहा था आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ऐसे लिखा हुआ था नॉर्मल। ठीक है, 8 है, 6 है, 7 है, 8 और ऐसा कुछ भी ऐसा वैल्यू लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा रहता है। बट मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने ऐसे बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, देखिए आप इसका बैकग्राउंड को भी मैंने चेंज कर दिया है। फिर आप देखेंगे इसका जो फंड का जो कलर है उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो जैसे ही मैं क्लियर ऑल बटन दबाता हूँ, देखिए हमारा नेक्स्ट एडिटिंग के अंदर है क्लियर है। तो क्लियर कमांड का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, जो भी डेटा है आपका उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर ऑल करेंगे, पूरा का पूरा डेटा आपका चले जाएगा। यदि आप सिर्फ फॉर्मेट को डिलीट करेंगे तो नॉर्मल दिखने लगेगा, जैसे सिर्फ 1 2 3 4 ऐसा जो लिखा हुआ तो वो दिखाई देगा। ऑल बॉर्डर हट जाएगा, इसका जो फिल किया वो चला जाएगा, इसका जो फंड का जो कलर, जैसे इसमें देखिए हम लोगों ने ऑरेंज कलर यूज़ किया वो चले जाएगा। यदि आप कंटेंट का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट वगैरह सब रहेगा, सिर्फ 1 2 3 जो वैल्यू रखा हो वो डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में जो क्लियर कमेंट है, तो यदि आप यहाँ पे ऐसे कमेंट किए रहते हैं कि 3x3 का टेबल ऐसा कुछ लिखा रहता है तो कमेंट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है क्या, इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे 2 को आपका जो सॉर्टिंग है इसको मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल्स एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। रही बात फाइंड एंड रिप्लेस की, तो इसके लिए हम लोग क्या, Ctrl+F, Ctrl+G और Ctrl+H, फाइंड, गो टू, और आपका एक इसके लिए रहता है रिप्लेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ आप वैल्यू जैसे मान लीजिए आप रिप्लेस करना चाहते हैं 1 को 3 से, तो Ctrl+H करिए, यहाँ पे आप 1, इसको मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंट्रोल, फाइंड, रिप्लेस ये सब कैसे काम करता है। यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो है लाइक करिए, कमेंट करके बता दीजिए। और आपके लिए आज एक क्वेश्चन है कि यदि मुझे जो है
हाइपर लिंक लगानी है एक्सेल में, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।